नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हिमाचल से गुजरात, सियासी बिसात। जी हां, इस वक्त देश के 2 राज्य पूरी तरह से सियासी रंग में रंगे हुए हैं, जहां चुनावी जंग जीतने के लिए दांवपेच का खेल चल रहा है। आपको बताएंगे पूरा का पूरा ये सियासी खेल है क्या, कैसे गुजरात में बीजेपी ने दिग्गजों का टिकट काटकर एक बड़ा दांव खेला है। इसके अलावा बात करेंगे संजय राउत की, जिनके बाहर आने के बाद सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन शंखनाद की शुरुआत हिमाचल के साथ करेंगे, जहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में हर पार्टी पूरा जोर लगा चुकी थी, जिसके बाद 12 नवंबर को जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब तय करने वाली है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। जो लोग सालों साल बैठे रहे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको आपने सजाना है या उनको आपने अधिकार देना है? जो आपकी हितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको आपने अधिकार देना है। ये आपके हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा क्या ये कांग्रेस की कर पाते? तो फिर इनको क्यों चुनना है? 5 साल में कमर तोड़ महंगाई, हर तरफ से आपको मारा जा रहा है, चाहे महंगाई से, बेरोजगारी से। ये पहाड़ की लड़ाई, जिसके लिए नेताओं ने जमकर दहाड़ लगाई। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजेवाद की गारंटी। कांग्रेस में अनिश्चितता है, अनिर्णय है, अराजकता है। कांग्रेस में इतने दल में फंसा हुआ है, गुटबाजों का दल। हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरा जोर दिखा, गली गली में सियासी शोर दिखा। बीजेपी के दिग्गजों ने मैदान संभाला। निशाने पर परिवारवाद था, कांग्रेस थी तो वहीं वादों का पिटारा भी था। आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ रैलियां की और सरकार बनाने का दम भरा। पीएम नरेंद्र भाई है, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है। कांग्रेस के पास कौन है? अरे विपिन भाई, आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास? अरे सुनो, कांग्रेस के पास वहां भी मां बेटा है, यहां भी मां बेटा है। मगर राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, अब लोकतंत्र आ गया है, राजा रानियों का जमाना गया, अब जनता का जमाना आया है। एक नेता बिना कागज देखे 25 स्कीमें आपके हित की बताता है। 50 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ऐसी बात करता है। कभी आपने कांग्रेसियों से सुना ऐसी बात करते हुए? कांग्रेस की ओर से कमान प्रियंका गांधी ने संभाली। डोर टू डोर कैंपेन किया तो वहीं बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। प्रियंका ने खुद को हिमाचल से जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि मेरी दादी जी ने आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा, उस रिश्ते को आज मैं निभा रही हूं। क्या रिश्ता था? प्रेम का रिश्ता था, सेवा समर्पण का रिश्ता था। आपका इतना सुंदर प्रदेश है, मैं भी एक तरह से यहीं की निवासी हूं, और पेंशन मिले ना मिले, रिटायर तो मैं यहीं होंगी। आज आप गैस के सिलेंडर को खरीदने जाती हैं तो क्या करती हैं आप? कितना दे रही हैं आप गैस के सिलेंडर के लिए, बताइए? पहले कितना होता था 5 साल पहले? तो आपकी मदद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला,
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अलका लांबा समेत तमाम नेताओं ने पूरा जोर लगाया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी पहली बड़ी परीक्षा है। वहीं इस बार अरविंद केजरीवाल की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। हिमाचल में 12 दिसंबर को मतदान है, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 68 सीटों में ये मतदान होना है, जहां बहुमत का आंकड़ा 35 है। किसी के लिए किला बचाने की लड़ाई है तो किसी के लिए अपनी खोई विरासत को पाने की। वहीं कई पहाड़ पर पैर जमाने की कोशिशों में लगे हैं। अब दांव पेच का वक्त बीत गया है। अब जनता को तय करना है कि वो हिमाचल का ताज किसके सिर पर काबिज करती है। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, हिमाचल में जहां फैसला जनता के पाले में जा चुका है, वहीं गुजरात में सियासी बिसात बिछाने का खेल जारी है। दोनों ही जगहों पर बीजेपी को अपना किला बचाना है। गुजरात का किला बीजेपी का मजबूत है। ऐसे में वहां बीजेपी ने एक बार फिर पुराने फॉर्मूले का खेल खेला है। जहां कई दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया गया है, वहीं कांग्रेस से आए बागियों को मौका मिला है। गुजरात चुनाव में बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो कहीं खुशी कहीं गम की तस्वीर सामने आने लगी। एक बार फिर दिग्गजों की टिकट पर वार किया गया तो वहीं कई नए मौकों पर भरोसा जताया गया। 38 मौजूदा विधायकों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। 38 उम्मीदवारों की सीट बदल दी गई है। जो 160 सीट डिक्लेयर करी हैं, इसमें 13 शेड्यूल कास्ट की, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 वुमेन, 69 सिटिंग लोग हैं। जिनके सीट बदले गए हैं उनमें से वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं आगे बढ़कर के पत्र लिखा है, तो वो पत्र, उनके नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। टिकट के ऐलान से पहले ही गुजरात के दिग्गजों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को मौका जरूर मिलेगा। हुआ भी वैसा ही। बीजेपी ने पाटीदारों की खिलाबंदी की भी पूरी तैयारी की है। हार्दिक पटेल की चुनावी सियासत में एंट्री हो गई है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक को विरमगाम से टिकट मिला है। राजकोट से कद्दावर पाटीदार नेता और खोड़ल धाम के अध्यक्ष नरेश पटेल के करीबी रमेश टिलाला को टिकट दिया है। अल्पेश ठाकुर गांधीनगर साउथ से अपने किस्मत आजमाएंगे, तो प्रद्युम्न सिंह जाडेजा अब दासा से चुनाव लड़ेंगे। जन्म से किसी के विरोधी नहीं है। अगर विरमगाम असेंबली में आप लोगों से पूछेंगे तो यहाँ को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में हमारे पिता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सामाजिक आंदोलन अलग चीज होती है। अभी अगर आप किसी मार्ग पे चल रहे हैं तो वो मार्ग है यहाँ के विकास का, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनकी मजबूती का। तो मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या था आज क्या है। अगर प्रेजेंट को मैं देखता हूं तो मेरी जिम्मेवारी इस असेंबली के विकास के लिए है। नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई का जो विकास मॉडल है उस मॉडल को और मजबूत बनाने का है। चुनाव से पहले मोरबी ब्रिज हादसा बीजेपी की चुनावी चाल में रोड़ा साबित हो सकता है। लिहाजा पार्टी ने मोरबी से मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटकर उस कांति अमृतिया को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने जान पर खेलकर हादसे में लोगों को बचाया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहला पहुंचता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में थे, फिर भी वो तुरंत नहीं पहुंचे, मगर उन्होंने तीनों दलों के जवानों को वहां पर भेज दिया और मदद की। अपने आप में बहुत बड़ी बात, मदद उसके अंदर मिली और उसके वजह से और कोई दूसरी पार्टी के कोई लोग नहीं आए। गुजरात में बीजेपी के 8 दिग्गजों ने चुनावी घमासान से पहले हथियार डाल दिए। 66 साल के नितिन पटेल, 66 साल के ही विजय रूपाणी और 72 साल के भूपेंद्र चुड़ासमा समेत 8 दिग्गजों ने पार्टी नेतृत्व को ये बता दिया कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए। आमतौर पर बीजेपी में 75 साल वाला फॉर्मूला कुर्सी या पद के आड़े आ जाता है, लेकिन इनमें से कई नेता इस पड़ाव पर नहीं पहुंचे। लिहाजा चुनाव न लड़ने की इनकी इच्छा कई सवाल खड़े कर रही है। मैंने पहले भी अनेक बार बताया है कि
मैंने 5 साल मुख्यमंत्री के नाते सबके साथ, सबका साथ, सबका सहकार से मैंने काम किया है, सुचारू रूप से अच्छा काम किया है। और इस बार चुनाव में नए लोगों को, नए कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ऐसा पत्र भी मैंने हमारे वरिष्ठों को लिखा है। मैं ये विधायक बनना नहीं चाहता और मैंने सामने से ये पत्र लिख के उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी को भेजा और मैंने ये पत्र पब्लिश भी इसलिए किया मीडिया के थ्रू, गुजरात की पूरी जनता की जानकारी के लिए, हमारे लाखों बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए। मैं धोलका विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा ऐसी इच्छा मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी है। मैं पार्टी का जितना भी आभार व्यक्त करूं इतना कम होगा, क्योंकि 80 से लेकर के 17 तक पार्टी ने मुझे टिकट दिया। इस तरह इस बार बीजेपी के 8 दिग्गज चुनावी मैदान से बाहर नजर आए। मेहसाना सीट से विधायक पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, राजकोट वेस्ट से विधायक विजय रूपाणी, धोलका सीट से विधायक भूपेंद्र चुड़ासमा, वटवा सीट से प्रदीप सिंह जडेजा, बोटाद से पूर्व मंत्री सौरभ पटेल, भावनगर से पूर्व मंत्री विभावरी दावे, अहमदाबाद के ठक्कर बापानगर से पूर्व मंत्री वल्लभ काकड़िया, जामनगर के कालावाड़ से पूर्व कृषि मंत्री RC फल्दू ने भी पार्टी को बता दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में वो हर बार टिकटों को काटने का फॉर्मूला अपनाती है, जो अब तक हिट रहा है। ऐसे में बीजेपी ने इस बार भी ये दांव खेला है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इन सबके बीच बीजेपी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा सोलंकी को जामनगर नॉर्थ से अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रविंद्र जडेजा की बहन नैना कांग्रेस की नेता हैं, जिनको टिकट मिलने की अटकलें तेज हैं। जडेजा की पत्नी रीवा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके कुछ समय बाद उनकी बहन कांग्रेस में शामिल हो गई थी। नैना जामनगर में काफी एक्टिव रहती हैं और लोगों के बीच उनकी काफी पैठ है। वो जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष और निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत सक्रिय नेता हैं। ऐसे में नैना को जामनगर से कांग्रेस की टिकट मिलने की खबरें तेज हो रही हैं। वहीं जडेजा की पत्नी बीजेपी में आने से पहले रिवाबा राजपूत समुदाय के संगठन करणी सेना की सदस्य रह चुकी हैं। कुछ समय पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी। रिवाबा सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहती हैं और अपने अंदाज में वो अपने फॉलोअर्स से संवाद भी करती हैं। रिवाबा जडेजा कांग्रेस के नेता हरि सिंह सोलंकी की भतीजी हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस नैना को टिकट देती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, JP नड्डा साहब, साथ पर साथ गुजरात का जो नेतृत्व, गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, CR पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा दिखा के, जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर कांग्रेस इस सीट से जडेजा की बहन को टिकट देती है, सबसे बड़ी बात यह भी देखना होगा कि रविंद्र जडेजा क्या प्रचार के लिए उतरेंगे और अगर उतरेंगे तो फिर वोट किसके लिए मांगेंगे। वैसे जडेजा में जहां परिवार सियासी मैदान में आमने सामने है, तो वहीं यूपी में एक बार फिर से परिवारवाद पर घमासान छिड़ गया है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव फिर से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। वो मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। मुलायम सिंह यादव के निधन से ये सीट खाली है। यहां 5 दिसंबर को वोटिंग है। डिंपल 3 साल बाद सियासी दंगल में वापसी कर रही हैं। 2019 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। 44 साल की डिंपल 5वीं बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। हम स्वागत कर रहे हैं। उधर 2019 में कन्नौज से डिंपल यादव को हराने वाले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने तंज कसते हुए अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। सुब्रत पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव के बच्चे अभी उम्र के चलते चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए डिंपल को उतार दिया गया।
सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर एक बार फिर से अपने चाचा को धोखा देने का भी आरोप लगाया, क्योंकि इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव के लड़ने की चर्चा थी। अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं, तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो नहीं तो उनको लाते, तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। जबकि धर्मेंद्र और तेज प्रताप जो कि वहां पर 2 उम्मीदवार उनके परिवार से ही थे, तो उनको भी दरकिनार कर दिया। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। मैनपुरी में कमल खिलेगा। आदरणीय डिंपल यादव जी कई बार सांसद रही, वो लगातार महिलाओं के लिए काम करती रही। एसिड पीड़ित बहनों को न्याय दिलाना, उनको रोजगार से जोड़ना जैसी कई लड़ाई आदरणीय डिंपल यादव जी लड़ती रही हैं। और जिस तरीके का बयान सुब्रत पाठक का है, वो उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वो परिवारवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद की फहरिस्त वो बहुत लंबी है, और जो अब राजनीतिक सीमाओं को लांघते हुए क्रिकेट बोर्ड और दूसरे संस्थानों में भी पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद की बात करने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात अब महाराष्ट्र की सियासत की कर लेते हैं। 3 महीने के बाद जेल से जमानत पर छूटे उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के तेवर बदल गए हैं। फायर ब्रांड नेता संजय राउत, जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते नहीं थकते थे, अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं और दिल्ली आकर पीएम मोदी और अमित शाह से भी मिलने की बात कही है। लेकिन उद्धव का बीजेपी पर हमला जारी है। तीन महीने जेल में बिताने के बाद उद्धव गुट के फायर ब्रांड सांसद संजय राउत के सुर ही बदल गए। लेकिन ठीक है, कल के ऑर्डर से इस देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास लोगों का जो है, न्याय मंदिर जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ गया। संजय राउत जमानत मिलने के बाद बीजेपी पर हमलावर नहीं दिखे, बल्कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते नजर आए। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कुछ सरकारी काम है, मेरा भाई एमएलए है यहाँ, तो किसी काम के लिए मिल नहीं सकते हैं क्या? क्या है ये? महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलना ये हमेशा होता है। जेल से छूटने के बाद राउत ने उद्धव और आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान आदित्य ने राउत का हाथ उठाकर हौसला बढ़ाया, वहीं उद्धव ने उनके कंधे पर हाथ रखकर पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया। तो माझा जिवलग मित्र सुद्धा आहे, आणि मित्र तोच असतो की जो संकटाच्या काळामध्ये न डगमगता लढत असतो। तसा हा लढणारा मित्र संकटात केवळ सोबतच नाही राहत आहे, तर तो लढतोय। अनेक जण आपण पाहतो आहोत आणि आता स्पष्ट झाले। काल न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे, त्या न्यायदेवतेला मी आभार मानतो, न्यायदेवतेचे आभार मानतो। पण या निकाल पत्रामध्ये अत्यंत परखड आणि स्पष्टपणाने काही आपली निरीक्षणे त्यांनी नोंदवलेली आहेत। त्याच्यामुळे आता हे जगजाहीर झालेलं आहे की केंद्रीय यंत्रणा केंद्र सरकारच्या पाळीव प्राण्याप्रमाणे वागतायत। ज्याच्या अंगावर जा म्हटलं का त्याच्या अंगावर जात आहेत, बेकायदेशीरपणाने जात आहेत, आणि हे संपूर्ण जग बघतंय, देश बघतोय। राउत ने देवेंद्र फडणवीस को अनुभवी नेता बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार वही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह से मिलकर अपना पक्ष रखूंगा। दोनों नेताओं ने हमेशा मेरी फिक्र की है, जब मैं अंदर था मेरी परिवार की फिक्र की है, बार बार मदद करते रहे हैं। तो मैं सभी को मिलूंगा। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ। कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ उनको, कि राज्य का जो कारभार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं, अनुभवी नेता है, और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ।
और जो मेरा काम है सरकारी वो उनके डिपार्टमेंट में। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। वहीं संजय राउत ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी मुलाकात की। दोनों के बीच आगे की रणनीति पर काफी देर तक मंथन हुआ। उधर कांग्रेस और एनसीपी संजय राउत को जमानत मिलने के बाद गदगद दिख रही है। जयराम रमेश बोले, मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। भाषा का इस्तेमाल किया है पीएमएलए कोर्ट ने, इस बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ईडी एक राजनीतिक हथियार बन गया है। ये इंडिपेंडेंट संस्था है ही नहीं। ये मोदी सरकार और अमित शाह के हाथों में एक राजनीतिक हथियार है, धमकी देने की हथियार है, भय पैदा करने की हथियार है, और जो उनके आलोचक हैं, जो उनके खिलाफ है, उनको पटरी पर लाने के लिए ये एक तरीका, एक रास्ता है। ऑर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद कल रात 10:30 बजे संजय राउत भांडुप में अपने घर पहुंचे, जहां पहले से इंतजार में खड़ी मां को उन्होंने गले लगाया और फिर मां ने राउत की आरती उतारी। राउत के स्वागत में जो बैनर लगा था उस पर लिखा था सत्यमेव जयते। उनके समर्थकों का जोश भी हाई दिखा। रिहाई के बाद संजय राउत ने सिद्धि विनायक मंदिर में बाप्पा का आशीर्वाद भी लिया। संजय राउत को पात्रा चावल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिली है। वो 1 अगस्त से ऑर्थर रोड जेल में बंद थे। उन्हें 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। पूरे मामले को लेकर मुंबई से दिल्ली तक सियासत चरम पर है। मुस्तफा शेख और दिव्येश सिंह के साथ विद्या, मुंबई आज तक।